एनर्जी निकालते हैं जिसकी वजह से वो लिक्विड बना था, जो एनर्जी उसने लेके वो लिक्विड बना था वो एनर्जी वापस करेगा, तभी वो वापस सॉलिड बनेगा। तो अमाउंट सेम है। मैं आप किसी से 500 रुपये करंट लें और आप जब भी जा सकते हैं, जब वो वापस करें तो कितने 1000 वापस करेंगे, कितना वापस करेंगे 500 तो वापस करेंगे। हमारे यहाँ तो वैसे भी इंटरेस्ट अलाउड नहीं, तो 500 लिए 500 दोगे चलिए वापस कर जाओगे। तो जितनी हीट ये चीज नहीं होती है सॉलिड में, उतनी ही हीट को देगा वापस सॉलिड बनते हुए। और इन दोनों टाइम में, यानी सॉलिड से लिक्विड बनते हुए, लिक्विड से सॉलिड बनते हुए टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये याद रखिएगा, क्योंकि आगे काम आएगी। बहुत सी जगह गलत लोग जवाब देते हैं, किताब में भी गलती होती है क्योंकि इंसानों की लिखी हुई है। तो ये पॉइंट आपको पॉइंट से एक्सप्लेन कर देगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ये है सॉलिड से लिक्विड बनते हुए हीट ले रहा है और लिक्विड से सॉलिड बनते हुए हीट कितनी, अगर मान लो 1550 जूल हीट मेल्ट होते हैं 1 किलो में। 1 किलो सॉलिड में 1500 या सिंपल नंबर को ले लो 1100 जूल एनर्जी मेल्ट होते हैं। जब वो वापस लिक्विड सॉलिड बनेगा तो कितनी हीट वापस करेगा 1100। पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो इसमें मेडिकल नहीं है, जमाने में मेडिकल भी थे 9th क्लास में, अब नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और इसका जो फॉर्मूला होता है हीट निकालने का, उसमें टेम्परेचर नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। फॉर्मूला जो है वो मास इनटू लेटेंट हीट है, जिसके अंदर हीट निकलती क्या दी क्या नहीं। अब वो फॉर्मूला खुद मेडिकल कोर्स में नहीं है। तो क्या पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है। जब तक पूरा स्टेट चेंज नहीं होगी, टेम्परेचर चेंज कहाँ चली गई हीट, वो स्टेट चेंज करने में लग गई। तो सवाल है मुझसे कि वेयर दैट हीट इज गोइंग, जो वो सॉलिड ले रहा है हीट मेल्ट होते हुए, दैट हीट इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द स्टेट। दो काम, जब प्योर चीज होती है उसमें एक अपने काम हो गया, स्टेट चेंज होगी तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर चेंज होगा तो स्टेट चेंज नहीं होगा। प्योर करते इम्प्योर है तो भाई इसमें तो इम्प्योरिटीज पता नहीं कौन कौन सी। भाई आप बस में मिक्सर होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, अगर वो मतलब ये अलग जो जनरल बस होती है तो किसी को कहीं उतरना है, किसी को कहीं उतरना है, किसी को कहीं उतरना है, तो लोग उतर भी रहे हैं चढ़ भी रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तो इम्प्योरिटी जो होगी उसके, अगर इम्प्योरिटी किस किस्म की है वो तो डिपेंड करता है ना। तो उसमें इम्प्योर चीज जो होगी तो एक चीज मेल्ट हो रही है, उसका टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा उस हिस्से का, लेकिन टेम्परेचर तो थर्मामीटर तो पूरा टेम्परेचर नोट करता है ना। जो दो मेल्ट नहीं हो रही वो थोड़ी अपना आपको रोक के रखेगी कि भाई इसको पहले मेल्ट होने दो, इसको निकालने दो, फिर हम आगे चलेंगे। उसका टेम्परेचर तो बढ़ता रहेगा। एक जो है वो 100 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, दूसरा 150 पे मेल्ट होता है। ए और बी दो सब्सटेंस है, तो जो 100 पे मेल्ट हो रहा है वो मेल्ट शुरू कर देगा 100 पे पहुंचने के बाद, लेकिन जो 150 में मेल्ट हो रहा है वो थोड़ी 100 पे रुकेगा, उसका टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। थर्मामीटर क्या करेगा, थर्मामीटर टेम्परेचर नोट नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा, तो करेगा वो। तो आप होगी तो मेल्ट नहीं हो रहा है, फिर टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इट इज बिकॉज इट इज ए मिक्सचर। जब चीज मेल्ट हो रही थी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी स्टेट बदल रही थी, लेकिन थर्मामीटर टेम्परेचर शो करेगा जो कि वो मिक्सचर है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जैक्टली सेम थिंग लिक्विड से गैस और गैस से लिक्विड में होता है, ये भी दोनों तरफ का है, ये भी सेम अमाउंट होती है। जितनी हीट लेके लिक्विड से गैस बनेगा उतनी हीट वापिस देगा, तब गैस से। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। सर 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, ये पॉइंट क्लियर है कि हीट जब तक देगा नहीं उतनी जो उसने गैस बनते हुए ली थी, तब तक वो वापस लिक्विड नहीं बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ पॉइंट जो था डिफरेंस इन बॉइलिंग एंड मेल्टिंग, अक्सर ये बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन, इसके कुछ पॉइंट है। डिफरेंस इन बॉइलिंग एंड वेपोराइजेशन। तो हमेशा याद करो जब भी डिफरेंस लिखो, डिफरेंस करो
अगर 2 है तो 3 कॉलम बनाओ, 3 चीजों में डिफरेंस करो तो 4 कॉलम बनाओ, जिनके नाम है। तो आ जाएंगे जैसे बॉइलिंग, और डिफरेंस किसको करना है? वेपराइजेशन से, कि दोनों में क्या फर्क है। जो पहला कॉलम होगा वो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा, पॉइंट ऑफ, ये याद करना लोग, ये याद होगा तो सारे याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज। बॉइलिंग में टेम्परेचर चेंज होता है या नहीं होता? प्योर चीज की बात हो रही है। जब बॉइल हो रहा है टेम्परेचर चेंज कहाँ जाएगी? तो स्टेट चेंज में लगी, तो टेम्परेचर डज नॉट चेंज, टेम्परेचर डज नॉट चेंज। और वेपराइजेशन में क्या होता है? वेपराइजेशन सरफेस पे होता है, लिक्विड से और सराउंडिंग से हीट लेता है, तो जिन जगहों से वो हीट ले रहा है उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो जो हीट देगा उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर की वजह से तो वो हाई था, जब उसने टेम्परेचर हीट लूज कर दी तो जो हीट की वजह से हाई था, हीट की वजह से टेम्परेचर हाई था, और जब वो हीट लूज कर दे तो टेम्परेचर, तो वेपराइजेशन जब भी होता है कूलिंग होता है। क्या होता है? इसमें 3-4 सवाल है। तो कूलिंग टेक्स प्लेस, दैट मींस टेम्परेचर क्या होता है? लो, टेम्परेचर डिक्रीजेस। एक तो ये पॉइंट समझ लीजिए कि बॉइलिंग में टेम्परेचर फिक्स होता है प्योर चीज का, और वेपराइजेशन पे कूलिंग होती है, टेम्परेचर पैदा होता है। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, अगर सेम लिक्विड की अलग अलग अमाउंट, जैसे वाटर है, वाटर रुमाल, आपका रुमाल गीला है, शर्ट भी गीली है, हाँ, टेबल पे भी पड़ा है, तो कहाँ वेपराइजेशन ज्यादा होगा, कहाँ कम होगा? यहाँ पे 4 फैक्टर है, कितने? लेकिन अगर डिफरेंट लिक्विड्स को कंपेयर करें, वाटर को हम किसी और लिक्विड से कंपेयर करें, तो 5 फैक्टर बन जाते हैं। सेम लिक्विड में आप कूलिंग वेपराइजेशन देख रहे हैं तो 4 फैक्टर है, और डिफरेंट लिक्विड में वेपराइजेशन देखेंगे तो 5। वो क्या क्या फैक्टर है यादों में लिखो। दूसरा है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बॉइलिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट इफेक्ट बॉइलिंग, डज नॉट इफेक्ट, है ना, क्योंकि बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पे होता है। अब आपने मिसाल के तौर पे पानी लिया, प्योर बॉटल, रूम सी लेवल पे, अब आप क्या एक गिलास लें, क्या एक बोतल, क्या एक वो ले बाल्टी, जब गर्म करेंगे तो एक गिलास होगा वो भी 100 पे बॉइल होगा, बोतल का पानी थोड़ा ज्यादा होगा वो भी 100 पे बॉइल होगा, और बाल्टी होगी तो आप छोटे से कंटेनर में लो या बड़े से लो, समझ में आ गई नहीं आ गई? टेम्परेचर 100 पे जाके बॉइल होंगे दोनों, सरफेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वेपराइजेशन सरफेस एरिया बढ़ने से बढ़ जाता है, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आप देखिए, आपके कपड़े आप धोते, अगर आप उनको गट्ठी बना के डाल दें तो पता नहीं कितने दिन में आएंगे, शुरू में 3 दिन में 4 दिन में, क्या करते होंगे? फैलाते। क्यों फैला रहे हैं? ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा सरफेस से वेपराइजेशन होगा, ज्यादा सरफेस से वेपराइजेशन होगा तो वो पानी के मॉलिक्यूल जो बने में देर में निकलते, क्योंकि जब तक सरफेस पे आएंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे, तो उनको सरफेस पे आने में टाइम लगता। कितना टाइम लगता? दैट डिपेंड्स। लेकिन जब वो फैला देंगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? वेपराइजेशन बढ़ जाता है, कपड़े जल्दी सूखते हैं। पानी जमा है, आप वाइपर से पानी को फैला देते हैं, अगर नाली नहीं है वहाँ पे,
क्या होता है? सूख जाते। क्यों? क्योंकि वेपराइजेशन एरिया बढ़ने से बढ़ गया। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया है ना, ये था इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। अब है इफेक्ट ऑफ, बताइए कोई फैक्टर, 4 फैक्टर तो बुक में नहीं रखे, आपको पता होने चाहिए। इफेक्ट ऑफ, बोलो क्या भाई? ह्यूमिडिटी, बिल्कुल ह्यूमिडिटी इंपॉर्टेंट है। हम पहले ह्यूमिडिटी ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फैक्टर तो 4 ही लेने। ह्यूमिडिटी हवा के अंदर जो वेपर्स है पानी के, ह्यूमिडिटी अगर वो ज्यादा हो तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, वो वेपर्स कम हुए तो ह्यूमिडिटी। आप देखिए बारिश में वेपर्स हवा में पानी के ज्यादा होते हैं। उसी कपड़े को जो आपने फैलाया था, उसी फैले हुए कपड़े को बारिश में फैला के देखें और जब बारिश ना हो, ड्राई एयर हो, तो दोनों में सेम टाइम लगेगा क्या? कब ज्यादा, कब कम टाइम लगेगा? जब हवा ड्राई होगी। क्यों? क्योंकि हवा ड्राई, हवा की कैपेसिटी है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वो एक लिमिट तक ले सकता है। अगर वो लिमिट करीब पहुंच गई, ज्यादा है, मतलब जितनी लिमिट तक ले सकता है वहां तक वो पहुंच चुका है, तो अब जो वेपराइजेशन होगा वो हल्का होगा, स्लो होगा। अगर वो लिमिट नहीं है, बहुत कम है, लिमिट ज्यादा और मॉलिक्यूल कम है, तो वो ज्यादा। बड़ी सिंपल मिसाल है, डेली लाइफ में हम लोग दे देते कि इंसान जब भूखा होता है और खाना सामने रखा हुआ है तो स्पीड थोड़ी सी स्लो होती है, क्या होती है? और जब पेट भरने के करीब आता है तब क्या होता है? तब वो जो आप मेहमान है वो कहते हैं भाई और खाओ और खाओ, तो आप उसी स्पीड से खाते हैं जैसे उससे शुरू में खा रहे थे, क्योंकि अब वो जगह जहां वो खाना जाना था वो फुल होने के करीब है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको नहीं, बिल्कुल पानी जितना आना चाहिए था हमें वो ज्यादा हो गया तो वेपराइजेशन कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बारिश में आप देखिए कि वेपराइजेशन स्लो होता है, और ड्राई एयर होती है, जब ड्राई मौसम होता है तो वेपराइजेशन फास्ट होता है। जब वेपराइजेशन ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से होगा, तो कूलिंग भी ज्यादा होगी, क्योंकि वेपराइजेशन हर दफा जितने भी वेपर वेपराइज हो रहे हैं, अब पानी वेपराइज हो रहा है, हर दफा टेम्परेचर लो हो रहा है, तो तेजी से होगा तो ज्यादा तेजी से टेम्परेचर लो होगा, यानी कूलिंग ज्यादा होगी। तो ह्यूमिडिटी का असर समझ में आ गया। बॉइलिंग पे ह्यूमिडिटी का कोई असर नहीं पड़ता। बॉइलिंग प्योर वाटर है, सी लेवल पे 100 डिग्री पे बॉइल होता है। आप चाहे बारिश में बॉइल करो या सूखे वेदर में बॉइल करो, वो तो 100 ही में बॉइल होगा। ये नहीं है कि भाई वेदर सूखा है तो पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा, उसका मतलब जल्दी बॉइल होने का मतलब 100 से पहले बॉइल होगी, जबकि वो पॉसिबल नहीं है। अगर देखो एक बात याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट प्योर चीज का फिक्स होता है। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो प्रेशर उस पर लग रहा है वो अगर बदलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बदल जाएगा। मतलब बकायदा टेबल ऐसी बनी हुई है, मिल जाएंगी, जहाँ पे अलग अलग प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। मैंने आपको बताया था अगर टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, बताई थी ना बात मैंने। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए वेपर्स बनने में, गैस बनने में, तो ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, अब उसको जो है ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर वो बॉइल होगा, वहां जाकर रुकेगा, और प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसमें सवाल है बुक में, हवा को कैसे हम करते हैं लिक्विफाई, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिक्विफाई होती है, तो इसी में बेस करता है। तो जब हम आपको बताएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या नाम है, किस पे जो होता है आपका ह्यूमिडिटी का वॉल्यूम पे कोई असर नहीं होता। और यहाँ क्या होता है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब चौथा फैक्टर लीजिए, टेम्परेचर
ऑफ द सराउंडिंग ऑफ द, जब चीज के चारों तरफ यानी जो लिक्विड बॉइल होगा उसके चारों तरफ क्या टेम्परेचर है? कॉमन सेंस की बात है। जो सर्दियों में और गर्मियों में कितना फर्क होता है? वही कपड़ा सर्दियों में जल्दी सूखेगा या गर्मियों में जल्दी सूखेगा? दोनों में सेम टाइम लेगा। बोलो। गर्मियों में जल्दी यानी कम टाइम लेगा, वेपराइज हो गए सारे पानी, और सर्दियों में वो ज्यादा टाइम लेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या होता है? वेपराइजेशन फास्ट होता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और इसमें क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? नॉन पे भाई टेम्परेचर बाहर तो कुछ भी हो, पानी सी लेवल पे या 100 पे 100 पे बॉइल होता है, चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो। पॉइंट समझ? आप ये पॉइंट्स वेक्टर से याद करेंगे ना, ये अगर याद रखेंगे तो ये अपने आप दिमाग में आ जाएगा। मेन जो है तो ये याद कर लेंगे। इसलिए कभी भी डिफरेंस दो पॉइंट से, दो चीजों में, तीन चीजों में लिखे तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस के कॉलम हमेशा अलग बनाया करो कि हम किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करने वाला पॉइंट आपको याद आ गया तो क्या होना चाहिए, रिजल्ट वो भी याद आ जाएगा। अब इसमें रह गया लास्ट, क्या नाम है? टेम्परेचर वाला पॉइंट 2 दफा आ गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर 2 दफा आ गया। आप चाहे तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इसको कंबाइन कर सकते हैं। बात समझ में आया? अब हमारा लास्ट पॉइंट है स्पीड ऑफ विंड। स्पीड ऑफ विंड आप जानते हैं क्या होगा? बॉइलिंग में क्या होगा? विंड से फर्क पड़ेगा? हवा तेज चल रही तो पानी जल्दी बॉइल हो जाएगा, है? क्या होगा? नो इफेक्ट। और यहाँ क्या होगा? हवा तेज चल रही है तो कपड़े जल्दी, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड। ये 4 फैक्टर तो होगा। एक पॉइंट डिफाइन हो गया था टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, और टेम्परेचर चेंज एक ही बात है ना? टेम्परेचर चेंज हो रहा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है। लास्ट पॉइंट देखिए मैंने कहा था ना, एक ही लिक्विड है तो 4 पॉइंट है, और अगर लिक्विड डिफरेंट लिक्विड को कंपेयर करें तो 5 पॉइंट नहीं। 5वां पॉइंट क्या प्रॉब्लम? खाना भी खाते हैं आप या सोए नहीं थे आप, या बुखार आप तबीयत खराब है? जैसे नहीं आप सुस्त है और साथ में सो भी रहे, सोने वालों को क्लास में लोग नहीं करते तो वो भी बाकी लोगों को भी इफेक्ट करते हैं। बाकी लोग भी देते हैं हम बीमारी की तरह हो गए, बाकी भी सो गए। होशियार हो जाएगी और से आएगा ना तो मज़ा आएगा, पढ़ने समझने में मज़ा आएगा। हमारा ये था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में, तो जो टीचर चैप्टर पढ़ाता था हम घर से पढ़ के जाते थे तो हमें ज़्यादा समझ में आता था। तो एक तो हमें अपने वो पता चल जाता था हम कहाँ अटक रहे हैं, तो वो पॉइंट जब टीचर एक्सप्लेन करता था हमें समझ में आसानी से आ जाता था। और फिर वो याद भी हो जाता था। जब घर से पढ़ के जाते थे क्लास में टीचर समझ जाता था तो हमें याद भी हो जाता था। तो ये हमेशा याद रखो, क्लास में, स्कूल के अंदर या कहीं भी आप पढ़ने जा रहे हैं तो उस जगह एक दफ़ा उसकी रीडिंग कर ले, खाली समझ में आए कोई बात नहीं, लेकिन रीडिंग ध्यान से करें, मतलब कोशिश करें समझने की। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। जब आप रीडिंग करके 1 या 2 दफ़ा क्लास में जाएंगे, स्कूल की क्लास में जाएँ या कोचिंग में जाएँ या कहीं भी जाएँ, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो याद भी हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। दिस इज द की। यू वांट टू बिकम अचीव वेरी हाई, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर लेना चाहते हो और ऊपर जाना चाहते हो, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हो, तो इसको हैबिट में दाखिल करो। क्लास में जाओ, जाने से पहले पढ़ लो। हैबिट में आ गया तो यू विल फाइंड द रिजल्ट ऑफ दैट। बात समझ में आ गई? तो सोना है सोइए ना, अभी आदमी जागता भी रहता है। जब वो समय पढ़ के आता है घर से तो क्लास में डिस्कशन हो रहा है तो उसको नींद भी उसको इतनी जल्दी
नहीं रहता। अब आइए लास्ट फैक्टर, नेचर ऑफ द लिक्विड। क्या नेचर ऑफ द लिक्विड, ने जगह नहीं आप लिख सकते हैं नेचर ऑफ द लिक्विड। अब आप देखिए, आप एक हाथ के ऊपर डाल लीजिए ईतर लगा लीजिए जल्दी, और एक हाथ पे पानी, दोनों देर तक रहेंगे, कौन सा गायब हो जाएगा? वाटर वाला, ईटर वाला नहीं होगा। प्योर ईटर की बात हो रही है, तो ऑयल वाली ईटर की बात नहीं हो रही। ईटर पहले गायब होगा। आप वो ले लो, वो जो क्या बोलते हैं सैनिटाइजर, एक हाथ में सैनिटाइजर रखिए, या एक ड्रॉप सैनिटाइजर की डाल दीजिए, एक ड्रॉप पानी की डाल दीजिए, देखिए क्या होगा। तो वो जल्दी हो गया, पानी भी उतना ही था, टेम्परेचर भी वही है, प्रेशर भी वही है, हवा में ह्यूमिडिटी भी दोनों के लिए सेम है, फिर भी सैनिटाइजर जल्दी वेपोराइज हो रहा है और पानी देर में हो रहा है। तो पांचवा फैक्टर जो है, अगर हम डिफरेंट लिक्विड्स को कंपेयर करें तो वो नेचर ऑफ द लिक्विड है। कहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम होती है, वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं, कहीं मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज़्यादा होती है तो वो आसानी से बाहर नहीं निकलते। बात समझ में आया? आप खड़े हुए 10-15 लोग दरवाजे के पास, अलग अलग, दरवाजा खुला फटाफट निकल जाओगे, जल्दी निकल जाओगे, और 15-20 लोग खड़े और हर एक दूसरे को पकड़ रखा है, तो अब दोनों में कुछ फर्क होगा? क्या होगा कि जब खुले थे वो जल्दी निकल गए बाहर, और जो बने हुए थे उनको थोड़ी ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ी। बात समझ में आई नहीं आई? तो कहीं मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उनको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा टाइम लेते हैं वेपोराइज होने में, और कहीं मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होता है, उनको कम एनर्जी चाहिए। तो जो पांचवा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड, और आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सेम अमाउंट अंडर सेम कंडीशन सैनिटाइजर विल वेपोराइज, है ना, अर्लियर एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, एज कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ वाटर। अब आप सैनिट बोल ले लें, क्या नाम है, ऑयल ले लें, उतने ही अमाउंट ऑयल ले लें, वो और भी ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि उसमें और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, उसके मॉलिक्यूल में और ज़्यादा अट्रैक्शन। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपके? तो कितने फैक्टर हो गए? पहला फैक्टर चेंजिंग टेम्परेचर या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, ऑफ द सराउंडिंग्स। पॉइंट आगे पीछे करने में कोई हर्ज नहीं है, पॉइंट्स याद होनी चाहिए। दूसरा सरफेस एरिया, तीसरा क्या, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। बात समझ में आ गई? अब हमारे एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे दो तरह के क्वेश्चन बुक में दें, जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद काफी क्वेश्चन करेंगे। पहला ये क्वेश्चन है जो बुक में नहीं है, आप नोट कर ले। हाउ डज, क्या नाम है, वाटर, ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो डेजर्ट कूलर, व्हाट इज द फंक्शन, हाउ डज डेजर्ट कूलर कूल। बुक में जो सवाल है, व्हाई डेजर्ट कूलर, कूलिंग ऑफ डेजर्ट कूलर इज बेटर इन ड्राई एंड हॉट डे, ड्राई एंड, वो अलग सवाल है। यहां सवाल है डेजर्ट कूलर कूल कैसे कर रहा है, हाउ डज डेजर्ट कूलर कूल, ये अलग सवाल है। वहां पे कंपैरिजन हो रहा है, ज्यादा कूलिंग ड्राई डे में क्यों होती है और क्या नाम है, बारिश वाले दिन कम कूलिंग क्यों होती है। तो दोनों में फर्क है, वहां रीजन बताना है ज्यादा और कम होने का, यहाँ पे आपको रीजन बताना है कूलिंग हो ही क्यों रही है, कूलिंग हो ही क्यों रही है। तो बताइए डेजर्ट कूलर कूल क्यों करता है? क्या, कौन सी हीटर जॉब करता है? बड़ा सिंपल आंसर है। देखिए डेजर्ट कूलर में जो हवा आती है ना, वो जो एग्जॉस्ट फैन है उसके पीछे से आती है, और हवा गर्म होती है। हवा ठंडी होती तो हमें डेजर्ट कूलर जाने की जरूरत ही नहीं, गर्म हवा थी। वो जब डेजर्ट कूलर में जाती है तो वो डेजर्ट कूलर की जो विंडोज है, जिसके अंदर क्या लगा होता है, ग्लास लगी होती है, और वो ग्लास में पानी सर्कुलेट कर रहा है ऊपर से, आप देखते हैं ना, पानी सर्कुलेट करता है वाटर पंप के जरिए।
तो वो जब वो हवा, गर्म हवा उस गिलास में से जाएगी, जो पानी सर्कुलेट कर रहा है उस पानी के अंदर से गुजरेगी, तो पानी हवा की हीट ले लेता है। पानी हवा की, वो क्या होता है, वो आस्ता आस्ता वेपराइज होता है, वो कहाँ जा रहा है मुझसे मतलब नहीं। तो हु टेक्स दी वाटर सर्कुलेटिंग इन द थ्रू द ग्रास, दैट टेक्स द हीट। किसकी हीट है? द एयर विच इज एंट्रिंग फ्रॉम द साइड्स एंड फ्रॉम द बैक साइड। अब जब हीट लूज करेगी, तो जो चीज हीट लूज करती है वो गर्म होती है, वही रहेगी। क्या होगा बताओ? टेम्परेचर उसका बढ़ेगा घटेगा? वही रहेगा, हाँ घटेगा। वो टेम्परेचर लेके, हीट लेके तो वो गर्म हुई थी ना, जब वो हीट देगी ठंडी होगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब कम टेम्परेचर होगा तो हम तक पहुंचेगी तो हमें कैसा लगेगा? गर्म लगेगा। हमारे पास हवा आ रही है कम हीट वाली, कम टेम्परेचर वाली, डेजर्ट कूलर की साइड से, तो जो हवा हमारे तक आ रही है वो कैसी होगी? ठंडी होगी, गर्म होगी, या वही होगी? क्योंकि उसने हीट लूज कर दी। तो व्हेन hot air enters into desert cooler, inside a desert cooler, through the windows, it passes through water circulating on the grass. So during that entrance, what happens? असल काम यहाँ हो रहा है. What happens? The hot air loses heat to water. What does water does? It takes the heat and evaporates. और evaporation जो होता है वो क्या पैदा करता है? कूलिंग। तो जहां से हीट ले रहा है, याद रखिएगा इवेपोरेशन कूलिंग करता है, तो जहां से भी हीट लगा, हवा से हीट लगा तो हवा ठंडी हो जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो एयर बिकम्स कूल एंड दैट कूल एयर कम्स आउट फ्रॉम द फ्रंट विंडो एंड वी गेट कूल एयर। दैट इज द सिंपल फंक्शन दैट हाउ डेजर्ट कूलर कूल्स। पॉइंट समझ में आ गया? एग्जैक्टली सेम वे में सुराही जो मटका जो होता है, उसमें पानी निकाल के पीते हैं, कैसा लगता है? नॉर्मल, जैसे बाहर रखा हुआ है, नल में आ रहा है, कैसा लगता है? क्यों ठंडा लगता है? क्यों? क्या? उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स बोलते हैं, जो मैं नजर आएंगे अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें। तो वो पानी ग्रेजुअली ड्रॉप बाई ड्रॉप पोर्स के थ्रू बाहर आता है सरफेस, और जब पानी सरफेस पे आएगा तो वो हीट लेगा। कहाँ से हीट लेगा? सराउंडिंग। और सराउंडिंग में वो वाटर पॉट जो, वो जो क्या ना, अर्थन पॉट जो है, चौराई या मटका, वहाँ से भी हीट लेगा, अर्थन पॉट से भी हीट लेगा और सराउंडिंग से भी हीट लेगा। जहाँ से भी हीट मिल रही है वो तो वाटर तो एवापोरेट हो जाएगा। लेकिन जहाँ से हीट ले रहा है वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, कम। तो इवेपोरेशन ऑलवेज प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ तक टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए हमें अर्थन पॉट से जब हम पानी पीते हैं तो हमें कैसा लगता है? ठंडा। दूसरी एग्जाम्पल सेम में आ गई। तीसरी एग्जाम्पल आपकी बुक में है कि गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं और नायलॉन की क्यों नहीं पहनते? क्योंकि कॉटन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद, और उसकी एब्जॉर्बिंग पावर जो है, जो हमारा पसीना है उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, अब वो एब्जॉर्ब करके सरफेस पे आ जाता है। नायलॉन में फोर्स बहुत कम होते हैं तो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर कम होती है, पानी सरफेस जो पसीना है सरफेस पे नहीं आता, और सरफेस पे आना ज़रूरी है, तो हम पहले बता चुके हैं एवापोरेशन कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है। एक डिफरेंस में ये भी लिख सकते हैं आप कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस थ्रू आउट द लिक्विड एंड एवापोरेशन टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस आप लिख सकते हैं। समझ में आया नहीं आएगी? तो अब आप बताइए मुझे, जब कॉटन के कपड़े में पसीना सरफेस पे आ जाएगा, यानी कपड़े के ऊपर आ जाएगा, वहाँ से वो इवेपोरेट होगा। जब वो इवेपोरेट होगा तो क्या करेगा? वो हीट लेगा। It will take the heat from the body as well as from the surroundings, and due to this reason the temperature of the body will decrease, because evaporation always produce cooling effect.
ये साथ में लिख देंगे। इसलिए आपको वो कंफर्टेबल लगता है, ठंडा लगता है। और उसके कंपैरिजन में अगर हम उसके कपड़े पहने काहे के, नायलॉन के, तो दे डोंट जो होता है हमारा पसीना वो बॉडी के अंदर रहता है, वो सरफेस पे नहीं आता, तो गर्मी भी हमें मतलब कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। नायलॉन के कपड़े पहन के कूलिंग इफेक्ट नहीं होता। बात समझ में आ गई? क्योंकि इवोपरेशन इज वेरी वेरी लेस, नेग्लिजिबल इवोपरेशन। क्लियर होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो पॉइंट समझ में आ गया? तो आप देखा वाटर आपका आ गया, क्या नाम है, अर्थन पॉट का आ गया, पानी ठंडा क्यों होता है। गर्मियों में हम कॉटन की क्लोथ्स पसंद करते हैं पहनना। आप उसमें लिखेंगे पोर्स होते हैं, पोर्स से काम नहीं चलेगा, हवा अंदर जा रही है ऐसे नहीं हो रहा, बल्कि बिकॉज ऑफ दोज पोर्स जो हमारा क्या पसीना जो है वो सरफेस पर आ जाता है, तो एब्जॉर्ब क्या नाम है, तो वाटर जो सरफेस पर आ जाता है और इट इवोपरेट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट इवोपरेशन कूलिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, अब आ गया सर गर्मियों में हम शाम को आप देखते हैं लोग छतों के ऊपर दलान में अपने शहर में पानी छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? सेम रीजन, because water takes heat from the floor and surroundings, and because it evaporates, water evaporates, and because of that evaporation क्या होता है, कूलिंग होती है। तो जो हमारी जो फ्लोर है ये कूल्स, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा। वहाँ बैठना आसान हो जाता है। बहुत से लोग बाहर बैठते हैं ना खुले में आंगन में आकर, लेकिन पानी छिड़क पाते हैं। तो ये कॉमन क्वेश्चन आ गए, इस तरह से आप और भी क्वेश्चन के बहुत सारे बन सकते हैं। अब आज जो मैं आ रहा हूँ वापिस डेजर्ट कूलर वाले, बुकर्स वाले, वाई डेजर्ट कूलर डल बेटर कूलिंग इन ए हॉट डे एंड ड्राई डे। इन ए हॉट डे ड्राई डे क्या बोले कि इन ए हॉट डे गर्म जब होगा, इवोपरेशन ज़्यादा होगा कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इवोपरेशन बढ़ता है। तो ड्यूरिंग हॉट डे द इवोपरेशन विल बी फास्टर एज कंपेयर टू रेनी डे। एज कम हॉट का हम कंपेयर करेंगे क्या नाम, सॉरी हॉट का कंपेयर करेंगे रेनी डे से, ड्राई डे का, सॉरी ड्राई डे का कंपेयर करेंगे हम रेनी डे से। तो ड्राई डे में इवोपरेशन फास्ट हो रहा है और रेनी डे में इवोपरेशन कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एयर। और हॉट डे के अंदर ड्राई मतलब जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा तेज एज कम्पेयर टू व्हेन टेम्परेचर इज लो। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग कम होगी, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स विल बी लेस, कूलिंग विल ऑल्सो बी लेस। कूलिंग स्पीड विल बी, कूलिंग तो होगी लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। और एक हॉट डे में कूलिंग वहाँ भी हो रही है लेकिन ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो ज़्यादा तेज़ी से होगी तो टेम्परेचर जो होगा ज़्यादा तेज़ी से कम होगा, जब कूलिंग होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से कम होगा। तो ड्यूरिंग हॉट डे एंड ड्राई डे द इवोपरेशन takes place with faster speed. As a result, cooling also takes place with faster speed. Therefore, in a hot and dry day, desert cooler does better cooling than any other day, rainy day or any other day. Point clear हो गया? क्या हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अच्छी तरह समझ में आ गया?